नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। स्वागत है आपका न्यूज 18 के खास कार्यक्रम सुनिए मंत्री जी में। हम अक्सर अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत में कहते हैं सवाल आपके हैं, मुश्किलें आपकी हैं, समस्याएं आपकी हैं, सरोकार आपके हैं। और जब सरकार आपकी है तो जाहिर सी बात है कि आपका हक बनता है कि आप सरकार से सवाल करें। इसी क्रम में हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। हर बार हम एक जिम्मेदार मंत्री को अपने इस प्रोग्राम में लाते हैं और कोशिश करते हैं कि एमपी के तमाम जो हमारे दर्शक हैं, जो लोग हैं, उनके सवालों का जवाब दिलवा सके। इस कड़ी में हमारे साथ आज हैं मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल साहब। उनसे आप सीधे सवाल कर सकते हैं। मैं अपील भी करूंगा न्यूज 18 के दर्शकों से कि जो भी आपके मन में सवाल हो उनके प्रभार वाले जिले का, उनके डिपार्टमेंट का, वो जरूर कोशिश करिए कि हम तक पहुंचाएं और हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक सवाल ले सकें। कमलेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस प्रोग्राम की शुरुआत हमने सिर्फ इसलिए की है कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट की वो भी तय हो जाए, लोगों के मन में जो मुश्किलें हैं, वो जो सवाल हैं वो आप तक पहुंच जाए और हम उम्मीद करेंगे कि आप उनका तसल्ली बख्श जवाब देंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पन्ना जिले से। पन्ना से न्यूज 18 के एक दर्शक हैं, वो अपना सवाल करना चाहते हैं। पूछिए अपना सवाल। मंत्री जी नमस्कार, मैं पन्ना से हनुमंत प्रताप सिंह। मेरा आपसे एक सवाल, जिस तरह से सरकार गांव को, शहरों को स्मार्ट सिटी बना रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में कभी ये स्मार्ट विलेज बनाए जाएंगे? और जब ये विलेज बनाए जाएंगे तो क्या इनमें मूलभूत सुविधाएं इतनी होंगी ताकि वो वाकई स्मार्ट दिखें? ये देखिए, स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट जो लेके आए थे बहुत अच्छा है, इसका कोई रिजल्ट हमें समझ में नहीं आया। स्मार्ट सिटी का मतलब है जहाँ कोई भी शहर, कोई भी नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, साफ़ सुथरा होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग वे में बनना चाहिए। पिछली सरकार में तो बातें तो बड़ी बड़ी करते रहे, 15 साल सरकार चलाए, मास्टर प्लान तक नहीं बनाया था। तो देखिए, आपकी जो शंका है, आप जो चाहते हैं, और हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही, विभाग ने उस पर प्लानिंग कर लिया है और प्रत्येक ग्राम पंचायत का हमने जीपीडीपी तैयार कर लिया है। और आने वाले चुनाव संपन्न हो जाए उसके बाद आप देखिएगा विधिवत ग्राम पंचायतों का विकास होगा और ग्राम पंचायत में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिलेगी। बहुत सारे लोग लगातार हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक और दर्शक है न्यूज 18 के सतना जिले से। सतना से न्यूज 18 के दर्शक अपना सवाल करना चाहते हैं। पूछिए अपना सवाल। मेरा मंत्री जी आपसे सवाल है कि विंध्य में बड़े कांग्रेस नेता के रूप में आपकी पहचान बनने जा रही है। कभी अजय सिंह राहुल भैया, जो कभी कांग्रेसी दिग्गज कहे जाते थे विंध्य प्रदेश के, क्या उनकी हार के बाद अब कांग्रेस का चेहरा आप ही हैं? देखिए, आप रिप्लेस कर रहे हैं अजय सिंह जी को। देखिए, किसी को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। वो सम्मानीय नेता है, उन्होंने भी कई वर्षों तक पार्टी के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र में काम किया है, तो उनकी अपनी वरिष्ठता है। अभी क्योंकि सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी मिली है, मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और ये किसी भी जनप्रतिनिधि का प्रयास होना चाहिए कि अच्छा से अच्छा करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करे। अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अब ये कौन आगे बढ़ेगा, कौन क्या होगा, ये जनता तय कर। वो कह रहे हैं कि बड़े नेता के तौर पे आप उभर रहे हैं। और उसमें एड ऑन और भी कर दूं कि सर, किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट रही हो, मैं लंबे वक्त से देख रहा हूं, लगभग 25 सालों से, कि एक पावर सेंटर विंध्य होता है, एक पावर सेंटर ग्वालियर चंबल होता है, एक पावर सेंटर मालवा होता है। तो वो कह रहे हैं, वो उन्होंने शब्द ये इस्तेमाल नहीं किया कि एक पावर सेंटर के तौर पर आप स्टेब्लिश हो रहे हैं वहाँ। देखिए, कोई ऐसा पावर सेंटर की बात करें तो कोई पावर सेंटर ही जनता अधिकार देती है। और जनता को जब लगता है कि ये हमारे निहित स्वार्थों का, या जो जिन चीज़ों के लिए हमने चुन के भेजा है किसी जनप्रतिनिधि को, अगर उसमें खरे नहीं उतरते तो जनता नीचे भी उतार देती है। इसलिए कोई पावर सेंटर क्रिएट करने वाली बात नहीं है। ये तो जनता ने जो अधिकार दिया है, जनता के लिए उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमारा दायित्व भी बनता है और यही संविधान में व्यवस्था भी है और इसी के अधीन काम भी करना चाहिए। तो पटेल साहब कह रहे हैं कि उन्हें किसी तरह की कोई बदगुमानी नहीं है पावर सेंटर की। वो कह रहे हैं जनता जो है वो सबसे बड़ा पावर सेंटर होती है, वो तय कर देती है और जैसे जिसे परिभाषित करना हो वो उस तरह से परिभाषित कर लेता है दर्शकों का। कोशिश करेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में अधिकतम सवाल हम अपने दर्शकों के ले लें। मंदसौर चलेंगे हम। मंदसौर में न्यूज 18 के हमारे एक दर्शक हैं, वो एक सवाल करना चाहते हैं। पूछे। मंत्री जी से मेरा यह सवाल है कि जिस तरह माफिया राज, गुंडा राज के खिलाफ
वो शहर में जो अभियान चलाया है, इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में भी अभियान चलाएंगे। शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है, काफी लोग परेशान हो रहे हैं, इसके खिलाफ क्या करेंगे? ये इम्प्रेशन क्यों है आपकी सरकार के मन में कि माफिया सिर्फ शहरों में ही हो रहा है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने बड़ा स्पष्ट निर्देशित किया है कि जहाँ भी जो संपन्न लोग हैं और उन्होंने अगर कहीं ज़मीनें सरकार की ज़मीन को अधिग्रहित करके रखा है या कब्जा करके रखा है, उनसे खाली कराने के लिए स्पष्ट निर्देश है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो चाहे शहरी क्षेत्र का हो। हाँ, कोई गरीब अगर बसा हुआ है जो भूमिहीन है, गरीब को परेशान नहीं किया जाए, इसका भी स्पष्ट निर्देश है। तो इस दिशा में भी काम होगा और आप निश्चिंत रहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति के बहुत ही अनुभवी नेता है और कांग्रेस सरकार न्यायोचित कार्रवाई करेगी और ऐसे माफिया, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, चाहे भू माफिया हो चाहे अन्य प्रकार के कोई भी माफिया हो, उनको नियम कानून के दायरे में रह के काम करना पड़ेगा और सरकार सख्ती से इम्प्लीमेंट्स भी कराएगी। चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी हो, सभी जगह होगा। ऐसी कोई लिस्टिंग करा रहे हैं क्या आप हर जगह भी कि भाई देखें वहां अगर मान लीजिए कोई अराजक माहौल बना रहा होगा तो उन सब की कुछ? देखिए, सरकार की तरफ से बड़ा स्पष्ट निर्देश है और ये राजस्व का काम है कि कहाँ राजस्व की ज़मीनें हैं, सरकारी ज़मीनों पे किन लोगों ने कब्जा करके रखा है। तो ये सारी चीज़ों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित करके रखा हुआ है और हम समझते हैं कि धीरे धीरे सभी जगह कार्रवाई होगी। हम विदिशा का रुख करेंगे। भोपाल का बिल्कुल नज़दीक वाला जिला है और बहुत हालांकि न्यूज़ 18 के तमाम दर्शक बहुत मुखर होकर सवाल करते हैं, ये अच्छी बात है। विदिशा के दर्शक क्या कहना चाहते हैं, सुनते हैं। मैं अनीता राजपूत विदिशा से। मेरा तो मंत्री जी से सीधा ये सवाल है कि जो महिलाएं पंचायत चुनाव जीत के आएंगी तो उनके काम पति ही क्यों करते हैं, महिलाओं क्यों नहीं आगे आने दे रहे हैं? ये सर बड़ी चुनौती है ये, हर जगह पार्षद पति, सरपंच पति। देखिए, इसके लिए हमारी जो बहनें हैं उनको जागरूक होना पड़ेगा अपने अधिकारों के प्रति। और ये भी आपको बताएं कि आज अगर हमारी बहनें सरपंच से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष तक बन रही हैं या पार्षद से लेके महापौर तक बन रही हैं, ये कांग्रेस ने ही, ये कांग्रेस सरकार स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ये व्यवस्था बनाई थी, पंचायती त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाई और जिसके माध्यम से आज हमारी बहनें बराबरी से काम कर रही हैं। और हम लोगों की तरफ से भी इस बार बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि हर जगह जो हमारी महिला जनप्रतिनिधि होंगी वही पार्टिसिपेट करेंगे, उनको हम ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे, चुनाव संपन्न होने के बाद प्रशिक्षित भी करेंगे और वो अपने अधिकारों का वो स्वयं इस्तेमाल करें और इसके लिए हम समुचित पूरी व्यवस्था करेंगे। लेकिन सीओ जिला पंचायत और सीओ जनपद पंचायत ये तो सीधे आपके नियंत्रण वाले जारी करा दिए निर्देश के भाई जो महिला जनप्रतिनिधि उनकी एंट्री होगी, हस्बैंड ठीक है बाहर रहें या वहाँ रहें। नियम तो यही है और इसको सख्ती से पालन कराएंगे, चुनाव संपन्न हो जाने दीजिए और प्रशिक्षित भी कराएंगे और उनको उनके अधिकारों के बारे में भी सजग करेंगे और साथ साथ ये भी व्यवस्था देंगे कि कहीं भी किसी भी, चाहे वो ग्राम सभा हो, चाहे जनपद की बैठक हो, चाहे जिला पंचायत की बैठक हो, कोई भी कार्यक्रम होगा वहाँ जो जनप्रतिनिधि है उसी को महत्व दिया जाए। तो ये तय कर लिया है सरकार ने, तो ये बहुत ज़्यादा चिंता करने की और ख़ासतौर पर उन महिला नेत्रियों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं और उनके साथ वालों को कि ये क्या महिलाओं का हक तो नहीं मार ले रहे आके पति। हालांकि ये मैं सहमत हूँ उनकी इस बात से कि जो पार्षद पति या सरपंच पति ये ज़्यादा एक्टिव होती हैं बजाय महिलाओं के। एक मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जवाब है वो उनको संतोषजनक लगा होगा। हम अपने एक नए जिले का और रुख कर लेते हैं। लगातार लोग हमसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना सवाल कर रहे हैं। हरदा से एक दर्शक हैं जो मंत्री जी से अपना एक सवाल करना चाहते हैं, पूछिए। मैं अमृतलाल घटियाला हरदा जिले का कृषक हूं। मैं हरदा मंडी में अपनी फसल बेचने आया हूं। मैं पंचायत मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि शहरों में डिजिटल लेन देन का चलन बहुत ज़्यादा है लेकिन गाँव में नहीं के बराबर है, क्योंकि गाँव में अनेक तरह की समस्याएँ आती है डिजिटल लेन देन को लेकर, इसलिए सरकार उसके लिए क्या कदम उठा रही है? बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसका ग्रामीण एरिया में अभाव होने की वजह से या उतना ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस नहीं होने की वजह से इस तरह की विसंगति जाती है। तो हमारे किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो इसलिए एकदम स्ट्रिक्टली अभी फॉलो नहीं किया जा रहा है, पर आने वाले समय में जिस तरह शहरों में है उसी तरह ग्रामीणों में भी, ग्रामीण परिवेश में भी होगा और गांव के लोगों को भी इसके उपयोग के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। अभी बहुत सारे ऐसे ग्रामीण लोग हैं
जो इसको बहुत अच्छे से समझ भी नहीं पाते हैं, बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट्स करने में उनको कठिनाई जाती है। तो इसको बिल्कुल सरकार की प्राथमिकता में है और इस पे सरकार अमल करेगी। नहीं तो आपके पास ठीक है, ये आपके विभाग से सीधा जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, लेकिन आप जिम्मेदार कैबिनेट मंत्री हैं गवर्नमेंट में। मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शनल करा दीजिए, जैसे मंडी में वो जो बता रहे हैं उनको लुटने वुटने का भी डर रहता होगा, घर से कैश लेके चलना, जाने कितनी दूरी तय करके मंडी तक पहुंचते हैं, कोई लूट ले कोई कुछ कर ले, तो ऑप्शनल करा दीजिए कि भाई कैश भी करिए पेमेंट तो डिजिटल भी करिए। बिल्कुल, जो सुझाव आया है माननीय किसान की तरफ से, बिल्कुल इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी को अवगत कराएंगे। तो कह रहे हैं मंत्री जी कि वो आपकी समस्या को उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया है और यही इस कार्यक्रम की खूबी भी है। हम चाहते भी हैं कि जो आपके सवाल हैं, जो आपकी मुश्किलें हैं, वो दूर हो सकें, इसीलिए इतने व्यस्त कार्यकाल के बीच हम अनुरोध करते हैं कि वो न्यूज़ 18 के मंच पर आएं और लोगों का सीधे जवाब दें। एक और हमारे दर्शक हैं मंडला से, न्यूज़ 18 के दर्शक हैं, वो अपना कुछ सवाल करना चाहते हैं, पूछिए। मंत्री जी, मेरा आपसे सवाल है, मंडला जौलपुर की सड़क पिछले 4.5 साल से इतनी जर्जर है कि यहाँ वाहन चलाना दूर, पैदल चलना दूभर हो रहा है। यहाँ की सड़क की हालत इतनी खराब है कि लोग जो यहाँ पे अप डाउन करते हैं उनके बीमारियां हो रही हैं। अब आपकी सरकार है, इस सड़क की हालत सुधारने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? ये राष्ट्रीय राजमार्ग है कि राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये विभाग भी आपका नहीं है, लेकिन देखिए गांव से जुड़ा हुआ मसला वो बिल्कुल देखिए, पिछले सरकार में टेंडर करते समय काफ़ी विसंगतियां हुई थी और हमारे सीधी सिंगरौली जैसे राष्ट्रीय मार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसी तरह ये भी होगा। टेंडर सब लेट कर दिया, टेंडर पे टेंडर कर दिया और निश्चित समय सीमा में किया नहीं। तो कहीं ना कहीं पिछली सरकार की गलतियों की वजह से स्थिति निर्मित हुई है। एक बात हम बताना चाहेंगे कि जब आदरणीय कमलनाथ जी केंद्रीय परिवहन मंत्री थे, उस समय बहुत सारी सड़कों का सेंक्शन किया था, राष्ट्रीय राजमार्गों का, और वही काम उस समय जो तेज़ी से मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था, टेंडर्स हुए थे, पर मध्य प्रदेश सरकार क्योंकि कई जगह MPRDC को भी बनाने के लिए दे दिया, राष्ट्रीय राजमार्गों को MPRDC का गठन करके उसको बनाने के लिए दे दिया, या टेंडर प्रोसेस में कई बार केंद्र सरकार की तरफ से भी जो है ना गड़बड़ियाँ हुई, और जिसकी वजह से ये समय सीमा पे नहीं हो पाया है। पर संज्ञान में जो हमारे साथी सड़क के बारे में चिंता जाहिर की है, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी, PWD मंत्री जी से जरूर चर्चा करेंगे कि इसको पहल करें और जल्दी इसको कंप्लीट कराएं। हालांकि ठीक है, ये सीधा आपसे जुड़ा हुआ नहीं है सर, लेकिन आपके नाम के साथ जो ग्रामीण विकास जुड़ा हुआ है डिपार्टमेंट का, तो लोगों को लगता है कि भाई उम्मीद तो है। बहुत सारी सड़कें हैं, रूरल एरिया की सड़कें भी बहुत ख़राब हालत में हैं। पिछली गवर्नमेंट क्लेम जरूर करती रही, वो उसने लिस्ट भी गिनाए कि कहाँ कहाँ उसने बनवाए। अभी ऐसा फीडबैक मिलता है आपको सड़कों को लेकर? देखिए, सड़कें तो काफ़ी ठीक भी हुई हैं, और जो प्रधानमंत्री सड़क है जो हमारे डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत आता है, और सच बात ये है कि थोड़ी विसंगतियां भी होना शुरू हुई है, क्योंकि 2016 के पहले तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का 100% फंड केंद्र सरकार देती थी। अभी 40% स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है, 60% केंद्र सरकार दे रही है। और ये नई नीति आने की वजह से आपको मालूम है मध्य प्रदेश का खजाना पिछली सरकार खाली करके गई है। तो बहुत सारी विसंगतियां, रूरल जो हमारी सड़क है, रूरल डेवलपमेंट्स के जो काम हैं, ये 40-60 का रेशियो करने की वजह से हम समझते हैं कि काफ़ी परेशानी भी सरकार को उठानी पड़ रही है। फिर भी सरकार ऐसे जो हमारा सड़क है, बिजली है, पानी की व्यवस्था, इन सब कामों में दूसरे कामों से भी कटौती करके और इस पे प्राथमिकता से माननीय मुख्यमंत्री जी बजट का प्रावधान कर रहे हैं। शिक्षा का स्तर जो खराब किया है पिछली सरकार ने किया है। अभी शिक्षकों की भर्तियों के लिए भी अभियान शुरू हो गया है। हमारे जो पुराने शिक्षक जो काम कर रहे हैं उनकी क्वालिटी सुधारने के लिए उनके टेस्ट भी करा रहे सरकार, और उनको मौका दे रही कि आप अपने आप को अपग्रेड करिए। तो शिक्षा की व्यवस्था को सुधार करने के लिए सरकार पूरी तरह से सजग है। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18. कमलेश्वर जी, दर्शकों से इधर एक सवाल मैं भी कर लेता हूँ। बीजेपी बीते कई दिनों से, जब से आप लोग सत्ता में आए हो, वो आए दिन रुक रुक के धमकाती रहती है। मैंने कभी फिर मौन भी हो जाती, कभी देखिए ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, बस जाने वाली है। अभी 2-1 दिन पहले भी जबलपुर के किसी नेता ने ट्वीट किया कि बस अब राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल शासन जो है, राष्ट्रपति शासन वो लगने वाला है। ऐसी धमकियों का कुछ असर होता है? कुछ सतर्कता बढ़ाते हो आप लोग कि नहीं? पहली बात तो ये जनता तय करती है कि किसकी सरकार बनेगी, और कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत में सरकार है और किसी प्रकार की सरकार को कोई चिंता नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाने के लिए, आम जनता को वर्गलाने के लिए इस तरह का शगुफा छोड़ते रहते हैं। हमारी सरकार 5 साल चलेगी और माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी 2025 तक का विजन लेके काम करना शुरू किए हैं। और जो इस तरह की बातें करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, धीरे धीरे इनके मुंगेरी लाल के सपने जो है चकनाचूर हो जाएंगे। और कांग्रेस देश में भी और प्रदेश में भी, क्योंकि देश की भी बात करें तो नौजवानों को रोजगार मिला ना, किसानों को स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट लागू हुई, और ना ही जीएसटी नोटबंदी से देश को कोई फ़ायदा हुआ, बल्कि तबाही हुई है, रोजगार चले गए, धर्म और जाति के नाम पे लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है, कोई भी काम करके नहीं दिया। तो अब मोदी जी से भी विश्वास पूरी तरह से भंग हो गया है, और प्रदेश में तो आपस में ही भाजपा के नेता लड़ रहे हैं। इनकी क्या स्थिति आप जानते हैं। तो बहुत सारे लोग हमें लगातार संपर्क करने की कोशिश में हैं। हम प्रयास करेंगे कि जितना वक्त होगा और अधिकतम जितने सवाल लिए जा सकें वो हम जरूर शामिल करेंगे। और एक और मैं आपको इत्मीनान करा देता हूं, बिना कमलेश्वर जी से ये इजाजत लिए कि आप अपने सवाल तैयार रखिएगा। अगली बार एक अंतराल के बाद हम फिर से कोशिश करेंगे कि हम उन्हें यहां बुलाएं। सर आइएगा जरूर आप, मैंने कमिट कर दिया लोगों से। तो अब हम रुक करते हैं सागर का। सागर से न्यूज़ 18 के एक दर्शक हैं जो अपना सवाल करना चाहते हैं, पूछिए। मेरा नाम अभिषेक सेंडिया है। मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि बुंदेलखंड में जो स्वास्थ्य और शिक्षा की हालत है बहुत ही बेकार है, खराब है। उस क्षेत्र में आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है? ये भी आपके विभाग से सीधा जुड़ा नहीं, लेकिन गांव का जिक्र है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जो शिक्षा विभाग के अधिकारी है, शिक्षा विभाग के मंत्री है शिक्षा, इनको कई देशों में शिक्षा की नीतियों का अध्ययन करने के लिए भेजा, और उस पर इम्प्लीमेंट्स भी शुरू हो गए। जो टीचर्स, एक तो शिक्षकों की भर्तियां नहीं हुई थी कई वर्षों से, जो कांग्रेस सरकार ने भर्तियां की थी, गुरुजी की, शिक्षक वर्ग की 1, 2, 3 जो शिक्षक वर्ग की भर्ती हुई थी, उसके अलावा कोई भर्ती नहीं हुई थी। तो शिक्षा का स्तर जो खराब किया है पिछली सरकार ने किया है। अभी शिक्षकों की भर्तियों के लिए भी अभियान शुरू हो गया है। हमारे जो पुराने शिक्षक जो काम कर रहे हैं उनकी क्वालिटी सुधारने के लिए उनके टेस्ट भी करा रहे सरकार, और उनको मौका दे रही कि आप अपने आप को अपग्रेड करिए। तो शिक्षा की व्यवस्था को सुधार करने के लिए सरकार पूरी तरह से सजग है, और जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे
और जब तक हमारा स्वास्थ्य सुविधाएं व्यवस्थित नहीं होगी तो हम कह सकते हैं कि हम भी बीमारू राज्य की गिनती में गिने ही जाते रहेंगे। तो स्वास्थ्य की सुविधाओं को भी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। कई मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। बहुत सारे जो हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे सतत माननीय मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा कर रहे हैं और हमारे बहुत सारे जो उप स्वास्थ्य केंद्र में पद रिक्त थे उनकी भर्तियाँ भी हो रही हैं। तो प्रयास पूरी तरह से, अभी डॉक्टरों के लिए भी जो चयन हुए थे, बहुत सारे डॉक्टर्स ज्वाइन नहीं किए, पीएससी के थ्रू बहुत सारे डॉक्टरों की पदस्थापना हुई थी। तो उसके लिए भी नीति बना रहे हैं कि किस तरह हम डॉक्टरों को प्रमोट करें, किस तरह और उनको हम सुविधाएं प्रोवाइड करें कि गांव की तरफ भी डॉक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दें, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ सेवा दें। तो इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं और इसके लिए कई बार कैबिनेट में भी चर्चा हुई है, नई नीति भी बना रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो पुरानी अव्यवस्था है उसको ठीक करने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा और स्वाभाविक रूप से लोगों की चिंता भी वाजिब है। तो हम समझते हैं कि जो चिंता है, इस चिंता का समाधान जरूर हमारी सरकार और विभागीय जो मंत्री हैं वो लोग भी लगातार निगरानी कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा समय जरूर लगेगा पर सुधार जरूर होगा। आपकी चिंता को लेकर सजग है सरकार, ये कह रहे हैं मंत्री जी। बहुत सारे लोग अपना सवाल पूछना चाहते हैं लेकिन माफ कीजिए वक्त हमको ज्यादा इजाजत नहीं देता। एक आखिरी सवाल जरूर मैं लूंगा। बैतूल जिसके इंचार्ज मिनिस्टर भी हैं कमलेश्वर जी, बैतूल से न्यूज़ 18 के एक दर्शक हैं, वो अपना सवाल करना चाहते हैं, पूछिए। बैतूल एक कृषि प्रधान जिला है। स्थानीय स्तर पर यहाँ कोई बाज़ार उपलब्ध नहीं है। वनोपज और कृषि उपज के लिए बाज़ार कब तक उपलब्ध हो पाएगा? ये बहुत सारी खेती भी होती, सब्जियां भी बढ़िया होती हैं। लघु वनोपज संघ ऑलरेडी जो है ना हर जिले में